अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र पाशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शाम में 2011 में शदीद खाना जंगी शुरू हो गई। शामी आबादी के बड़े हिस्से ने तुर्की का रुख कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान 909 किलोमीटर तवील बाड़ है और लोग इस बाड़ से एक दूसरे मुल्क में आ और जा सकते हैं। लिहाजा तुर्की शामी मुहाजिरीन को रोक ना सका और यूं शामी मुहाजिरीन इब्तदाई दिनों में ही तुर्क सरहदी शहरों में पनाह गुज़ीर हो गए। हुकूमत इनकी इमदाद करती रही, लेकिन जब इनकी तादाद में इजाफा हो गया और हुकूमत को ये महसूस होने लगा कि ये जंग और मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, तो उसने मुहाजिरीन के मुस्तकिल हल का फ़ैसला कर लिया। 2016 में 50 लाख शामी तुर्की आ चुके थे। हुकूमत ने इन लोगों को 1, 2 या 4 जगहों पर जमा करने की बजाय पूरे मुल्क में फैला दिया और एक एक मुहाजिर ख़ानदान को एक एक मुकामी मुखय्यर ख़ानदान के हवाले कर दिया। इस बंदोबस्त के 3 फ़ायदे हुए। मुहाजिरीन किसी एक जगह या शहर में जमा ना हुए, किसी शहर में हैमा बस्तियां नहीं लगी। दूसरा, मुहाजिरीन की मदद का बोझ हुकूमत पर नहीं पड़ा। और तीसरा, मुहाजिरीन की सिक्योरिटी और उन पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी भी हुकूमत से मेज़बान ख़ानदान पर आ गई। लिहाजा आप अगर आज तुर्की जाएं तो आपको वहां शामी मुहाजिर नज़र नहीं आते। शहरों में इक्का दुक्का बेकारी खुद को शामी मुहाजिर जाहिर कर कर भीख मांगते हैं, लेकिन वो भी आधी बेकारी हैं, मुहाजिर नहीं हैं। कौमें और हुकूमतें मसले हल किया करती हैं, ये मसाइल को सड़कों पर रख कर नहीं बैठ जाते। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे अंदर मसाइल से निपटने की सलाहियत नहीं है, या फिर हम जानबूझकर मसले का हल तलाश नहीं करते। पाकिस्तान में 1980 में अफ़गान मुहाजिरीन आए थे। आज 42 साल के बाद भी ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनकी चौथी नस्ल जवान होने को है, मगर ये आज तक वापस नहीं जा सके और हमने इन्हें पाकिस्तान का स्टेटस भी नहीं दिया। कालाबाग डैम 1980 में मुकम्मल होना था। हम फजूल और वाहियात किस्म की बहस में लग जाते हैं और ये डैम आज तक इसारे कदीमा बना पड़ा है और हम 6 माह पानी के लिए एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं और बाकी 6 माह सैलाब में गुजर जाते हैं और आधा मुल्क पानी में डुबकियाँ मारता रहता है। और पाकिस्तान में 2010 में सुपर फ्लड आया था। हमने इस वक्त मुल्क को मुस्तकबिल के सैलाबों से बचाव के लिए पॉलिसी नहीं बनाई और हमने इस वक्त भी मुल्क में मुस्तकबिल में आने वाले सैलाबों से बचाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, लेकिन हम आज तक इस पर अमल नहीं कर सके। यहाँ तक कि 2022 का सुपर फ्लड आ गया और 1/3 मुल्क पानी में डूब गया और हम एक बार फिर कशकोल उठाए दुनिया की तरफ चल पड़े। सैलाब ज़दगान आँखों पर हाथ का छज्जा बनाकर आसमान पर हेलीकॉप्टर की तलाश करते फिरते हैं कि कहीं से इमदाद आ जाए। कौम गलियों में चंदा मांग रही है और हुकूमत आलमी चौराहों पर। क्या ये जिंदा कौमों का वतीरा है? क्या हमारे अंदर अपने मुल्क के रिलीफ और रेस्क्यू के लिए सलाहियत मौजूद नहीं है? क्या अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर बेहतर होगा कि हम ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दें। हमारे मुल्क के तमाम मसले अगर अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ममालिक ने ही हल करने हैं तो हम अपने इस मुल्क को लीज़ पर क्यों नहीं दे देते, ताकि अवाम को कम अज़ कम नींद और पेट भर रोटी तो मिल सके। हमारा ताज़ा तरीन सैलाब बेशक खौफनाक है, लेकिन ये मसला हिरोशिमा और नागासाकी से बड़ा नहीं है। जापान ने अगर अपने अवाम को 2 एटमी बम्बों की तबाही से निकाल लिया है, तो क्या हम अपनी कौम को सैलाब के पानी से नहीं निकाल सकते? हम बड़ी आसानी से लोगों को निकाल सकते हैं और इन्हें बैरूनी मदद के बगैर बहाल कर सकते हैं। मुल्क में सैलानी अखुवत, अल खिदमत, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, रेड फाउंडेशन और ईदी फाउंडेशन जैसे इदारे मौजूद हैं। ये इंतज़ामी लिहाज से हुकूमत से 1000 दर्जे बेहतर और मजबूत और कारामद भी हैं। आप डोनर और ज़रूरतमंद के दरमियान के राब्ते का काम अल खिदमत को सौंप सकते हैं। ये लोग 1 माह के अंदर ये जॉब मुकम्मल कर सकते हैं। सैलाब ने 10 लाख घर तबाह कर दिए हैं। इनमें से 90% घर कच्चे और देहाती थे। इनकी बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया फ़ी घर खर्चा आ सकता है। क्या हम मुल्क में से 10 लाख ऐसे लोग तलाश नहीं कर सकते जो फ़ी कस 1 लाख रुपये दे सकते हैं? 10 लाख लोग फ़ी कस 1 लाख रुपये और 10 लाख मकान बहाल कर सकते हैं।
یہ کتنی بڑی سائنس ہے۔ سیلانی ٹرسٹ روزانہ 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ لوگ فوڈ کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ آپ انہیں راشن کی ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ ریڈ فاؤنڈیشن ملک میں 400 سکول چلا رہی ہے۔ حکومت متاثرہ علاقوں کے سکولوں کی بحالی کی ذمہ داری اسے دے سکتی ہے۔ یہ چند ماہ میں ان سکولوں کو آباد کر دیں گے۔ متاثرین کو کپڑے اور کمبل فراہم کرنے کی ذمہ داری آپ ایدی فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں اور یہ کام بہت ذمہ داری سے کر سکتے ہیں۔ یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں صحت اور علاج کی ذمہ داری ڈاکٹر آصف جا کی NGO انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری المصطفیٰ ٹرسٹ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد پاکستان سمیت 12 ملکوں میں آنکھوں کے مفت آپریشن کراتے ہیں۔ ان کے پاس سسٹم اور کارکن دونوں موجود ہیں۔ انڈس ہاسپٹل دنیا کا واحد ہسپتال ہے جس میں چندے کا باکس تک موجود نہیں۔ اس میں سر درد سے لے کر کینسر تک کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آصف محمود جا لاکھوں مریضوں کا مفت علاج کرا سکتے ہیں۔ کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی نے تھر میں صاف پانی کے 1500 کنویں کھود کر ٹیوب ویل لگا دیے ہیں۔ آپ اسی طرح علیم خان، ملک ریاض اور زاہد رفیق جیسے ڈیولپر سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو متاثرین کی اچھی امداد کا ذمہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج سے ہزاروں سال قبل کسی ضرورت مند نے ڈونر سے مچھلی کے بجائے مچھلی پکڑنے کا کانٹا مانگا تھا۔ ڈونر نے کہا تھا، بیٹا تم بھوکے ہو، تم مچھلی لے لو، تم کم از کم آج کی رات تو اچھی گزار سکو گے۔ بھوکے نے جواب دیا، سر میں آج کھانا کھا لوں گا لیکن کل کیا کروں گا، لہٰذا آپ کی مہربانی مجھے یہ کانٹا دے دیں، میری بھوک اور روزگار دونوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ان تمام کی مدد لینی چاہیے اور انہیں ایک پیج پر لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم اپنی تمام مشکلات کا اچھا سلوشن نکال سکیں۔ حکومت بھی اگر دوسرے ملکوں سے امداد لینا چاہتی ہے تو اس میں کوئی دو راہے یا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ کیش اور سامان کی بجائے دوسرے ملکوں سے جانور مانگ لے۔ آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ اور امریکہ سے گائے اور بھینس لے لیں۔ آپ ایران، ترکی اور افریقہ کے ڈونر ملکوں سے بھیڑیں اور بکریاں خرید لیں۔ یورپ سے بیج مانگ لیں۔ یہ متاثرہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کا مقدر بدل جائے گا۔ سیلاب میں 10 لاکھ مویشی بہہ گئے ہیں۔ ہم اگر ان لوگوں کو رقم دیں گے تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ لوگ اگلے برس دوبارہ امداد کے لیے سڑکوں پر بیٹھے ہوں گے، لیکن اگر ہم انہیں ڈھور ڈنگر دے دیں تو یہ چند ماہ میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری حکومت سے یہ درخواست ہے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، لانگ ٹرم سوچنا چاہیے۔ ہم آخر کب تک راؤنڈ اباؤٹ پر گاڑی چلاتے رہیں گے اور آخر کب تک یاجوج مجوج کی طرح دیوار چاٹتے رہیں گے؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ امید کرتے ہیں کہ میری اس ویڈیو کے بعد آپ میرے اس میسیج کو اچھے سے ایک دوسرے تک پہنچائیں گے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بات حکومت تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔